अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बड़े बड़े एहतसाब के केसेस जो हैं दोबारा बहाल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद, जिसमें नैब में की गई तरमीम को रद्द कर दिया गया था, मुस्तरद कर दिया गया था। जितने बड़े बड़े पाकिस्तान के सियासी नाम हैं, सारों के ऊपर करप्शन के चार्जेस मौजूद हैं और कई सालों से मौजूद हैं। आम तौर पर इंतखाबात से पहले इस तरह के नारे लगते हैं कि पहले एहतसाब कर लिया जाए फिर इंतखाब किया जाएगा। इस वक्त इंटरेस्टिंगली हम ऐसे ही दोराहे के ऊपर दोबारा खड़े हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जनवरी के आखिर में पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे। एक तरफ उन्होंने एक बेयकीनी को ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल का जायज़ा लें तो पूरा जो सियासी बयानिया है इस वक्त, इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, मौजूदा केयर टेकर सेटअप को देख लें, जुडिशरी को देख लें, जो निगरान हुकूमतें सूबाई सतह के ऊपर मौजूदा उनको देख लें, तो फोकस लगता यह है कि बराह रास्त शिफ्ट हो गया एहतसाब की तरफ। एहतसाब का नारा लगाने के बावजूद आज तक पाकिस्तान में कभी एहतसाब नहीं हुआ। सिर्फ पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नारा इस्तेमाल होता है वक्तन फ़वक्तन। कभी जनरल मुशर्रफ इस्तेमाल करता है, कभी नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, कभी पीपल्स पार्टी नवाज के ख़िलाफ़, कभी केयर टेकर सेटअप जो 90 की दहाई में आते रहे उनके ज़रिए ये काम किया जाता रहा। एंड रिज़ल्ट अभी तक उसका ज़ीरो है, क्योंकि इससे हासिल आज तक कुछ नहीं हुआ। हमने अपनी इकॉनमी, पाकिस्तान के अदारे, इत्मीनान पाकिस्तान पे, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, सब कुछ तबाह कर लिया। एहतसाब क्या होना चाहिए? यकीनन होना चाहिए। करप्शन का ख़ात्मा होना चाहिए, वो भी यकीनन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जम के एक ऐसा निज़ाम बनाना पड़ेगा जो इस बात की तखसीस और तमीज़ ना करे कि सामने खड़े हुए का नाम शहबाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है या इमरान खान है, या उसका कोई फ़ौजी जनरल है, या किसी सुप्रीम कोर्ट का जज है, या किसी मीडिया हाउस का मालिक है। अगर उसको एहतसाब करना है तो फिर एहतसाब करे। अगर करप्शन के प्रूफ मौजूद हैं, सबूत हैं, तो उन सबूतों के साथ किसी को पकड़े। पिछले चंद सालों में ख़ास तौर पर इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तारीख़ पुरानी ना जाऊँ कि मुशर्रफ ने शुरू किया था और मुशर्रफ ने फिर नैबज़ादे बनाए जमाली साहब की हुकूमत को खड़ा करने के लिए, पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया नैब लॉ को। इमरान खान ने सबसे ज़्यादा नारा ये लगाया था कि सारे चोर और डाकू हैं, और इमरान खान ने ही नैब को सबसे ज़्यादा विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान सेम पेज पे थे इस मसले के ऊपर, और शायद खाकान को अंदर डालना हो, एहसन इकबाल को, मिफ्ता को या दीगर लोगों को, तो ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं थी आती। और जब चेयरमैन नैब ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहे थे तो फिर एक वीडियो निकाली गई एक खातून के साथ, और चेयरमैन नैब की गिरफ्तारियों में तेज़ी आ गई। फ़र्द वाहिद का अख्तियार था, जिसको हाथ रखते थे पकड़ के जेल में डाल देते थे। इस तरीक़ाकार से हमें आगे चलना पड़ेगा। एक ऐसा शफाफ निज़ाम हो जिसमें जो चोर है वो बच ना सके, लेकिन जो मासूम आदमी है उसको सिर्फ रगड़ा इसलिए ना जाए कि वो सियासी मुखालिफ है। इस चीज़ को क्या हम कायम कर सकते हैं? ये मुश्किल सवाल है, अपने मेहमानों से इसका जवाब पूछेंगे। इसी तरीके से जो इंतखाबात हैं, क्या वो क्रेडिबल होंगे? क्या वो ट्रांसपेरेंट होंगे? क्या उनको कबूल किया जाएगा उनके नताइज? ये सवालिया निशान होगा आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी, और गुज़श्ता जो 2 इंतखाबात थे उनके ऊपर भी यही सवाल था। 2013 के इंतखाबात में इमरान खान ने 35 पेंचर का नारा लगाया। 2013 के बाद 2018 में इंतखाबात हुए तो वो 35 पेंचर 2018 में भी लगे, क्योंकि यहाँ एक रिजेक्टेड वोट्स का एक नया फिनोमेना मुतारफ़ करवाया गया पाकिस्तानी सियासत में। 4-5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार वोट का जो फ़र्क है वो रिजेक्टेड वोटों के ज़रिए बड़ी आसानी से पूरा कर लिया जाता है। एक होती है प्री पोल रिगिंग, एक होती है इलेक्शन डे के ऊपर रिगिंग। अब इलेक्शन डे पे काफ़ी अच्छा मौसर एक सिस्टम मौजूद है, और अगर तगड़ा कैंडिडेट है तो उसके हल्के में जाली वोट भुगताना मुमकिन नहीं रहता, वोट शोट डल जाता है। लेकिन एक क्लोज कॉन्टेस्ट के अंदर 5-7 हज़ार वोट को इधर से उधर करने का बड़ा आसान तरीका यह है, डबल स्टैंपिंग करके रिजेक्ट वोट करने। और वो 35 सीटें अगर 2013 में भी थी तो 2018 में भी 35 थी। इस दफ़ा उससे भी एक बड़ा सवाल है। 2018 में नवाज शरीफ नाहल थे और जेल में थे, इस दफ़ा इमरान खान के ऊपर वही नाहली की और जेल वाली तलवार मौजूद है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ वाले फ्रीली कॉन्टेस्ट कर सकेंगे? PMLN वालों ने कॉन्टेस्ट किया था और वो बड़े तगड़े अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर आए थे। क्या PTI को ये सहूलत हासिल होगी या नहीं होगी? ये 2 सवाल हैं आज के प्रोग्राम के लिए, बड़े सवालात हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हमारे साथ डिस्कस करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं फिरदौस आशिक अमान, रहनुमा हैं IPP पार्टी से, और अता तारर साहब PMLN से। दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अता साहब, पहले एक सवाल आपसे पूछूं, फिर मैं इन टॉपिक्स की तरफ आता हूँ। नवाज़ शरीफ की वापसी के ऊपर लगता है अभी लोगों को शक है। शहबाज शरीफ साहब वापस आए थे, अगले दिन ही फ़्लाइट पकड़ी और फिर चले गए, और कहते ही हैं कि ये जो पाकिस्तान में करप्शन के केसेस खुले हैं इसके ऊपर, और जनरल बाजवा के ऊपर जो उन्होंने यलगार की कि जनरल बाजवा और ये दोनों, इनको तो हमने जेल में खड़ा, कटहरे में खड़ा करना है, और जस्टिस एजाजुल हसन को भी, इसके ऊपर मसाइल हो गए, इसलिए फौरी तौर पर छोटे भाई को वापस भेजा गया। देखिए, एक तो बहुत शुक्रिया, मैं अभी हाल ही में होके आया हूँ, परसों वापसी हुई है मेरी लंदन से। 4 दिन इन्हीं मामलात पे, जो लीगल मामलात हैं
उनकी वापसी के हवाले से और पॉलिटिकल मामला थे, उस पर खासी लंबी लंबी डिस्कशन हुई। हमारी लीगल टीम की भी मुलाकात हुई, आजम तारड़ साहब भी थे, हमारे लॉयर अमजद परवेज़ भी थे। एक तो वापसी के हवाले से कोई इबाम नहीं है, 21 अक्टूबर की तारीख अटल है, उसमें किसी किस्म की रद्द बदल का इम्कान भी नहीं है। और शहबाज शरीफ को क्यों वापस बुलाया? ऑब्वियसली कुछ डिस्कशन जो पेंडिंग थी और ऑब्वियसली इवॉल्विंग था, क्योंकि हमें जो, मैं आपको ये सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, हमें जो तासुर मिला है और बड़े मुअस्सर जो लोग हैं जो रसाई रखते हैं इतला तक, उनके ज़रिए मिला है कि जो नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और जस्टिस एजाजुल हसन का नाम लेके एक बयानिया बनाने की कोशिश की अपने आने से पहले, उसके ऊपर नेगेटिव रद्द-ए-अमल आया और छोटे भाई को भेजा, इसलिए गया कि मियाँ साहब को समझाएं कि सीधे तरीके से आएँ, जनरल मुशर्रफ वाला तरीका लेकर दोबारा ना आए। आपकी इतलात अपनी जगह पे, मेरा ये ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ की वापसी एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में, और उसमें बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारी उसकी तैयारी है, लीगल हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से। तो शहबाज साहब 2-3 दिनों के लिए गए, वो वापस आ जाएंगे। वो भी तो शहबाज शरीफ के पाँव भी नहीं थे ज़मीन पे लगे, अगली फ्लाइट पे वही कह रहा हूँ ना, एक ऑब्वियसली एक बहुत इवेंट है बड़ा, और फैसला साजी रोजाना की इशू पे आपसे इतफाक नहीं है, लेकिन आपको जवाब आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर दोस्त बीबी के पास इतलात होंगी, ज़्यादा इनसे पूछते हैं। आपको भी बीबी ऐसी कोई इतलात सुनने में आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मलिक साहब आपका शुक्रिया। देखें, इस वक्त की जो सियासी सिचुएशन है उसके अंदर एक बड़ा क्लैरिटी और एक वो जो बहाम के साथ जुड़ा एक बयानिया चल रहा था कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। अब जब इलेक्शन का तिब्बल बज गया है और एक जंग सियासी जो है उसके अमल का आगाज़ हो गया है, तो फिर उसमें मियाँ नवाज शरीफ हों या बाकी सियासी जमातें, सब के लिए अब जितने भी लैतुलाल बहाने, हीले और उस सियासी इम्तिहान से अवॉइड करने की जितनी भी हिकमत अमली है, अब वक्त इतना कम है, उसकी गुंजाइश नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल है कि मेरी ज़ाती राय में उन्हें पिच को चेक करने के लिए भेजा गया था। पाकिस्तान में जब किसी सियासी मैदान में कोई टीम उतरती है तो वो जायज़ा लेती है कि पिच हमवार है, ना हमवार है, बाउंसी है, और किस तरह से उसको खेलना है। तो उन्हें एक बड़ी बाउंसी विकेट मुझे लगता है मिली, आते ही फौरन ही अगली फ्लाइट पे वापस चले गए। उसमें अब चूंकि अगर इलेक्शन का जो अब इलेक्शन कमीशन ने वाज़ा तौर पर ऐलान किया है कि एंड ऑफ जनवरी है, तो एंड ऑफ जनवरी जो है वो बेसिकली कप्तान के बगैर तो टास नहीं होता। तो इनकी जमात ने फैसला करना है कि मियाँ साहब जो कि ये एडमेंट है कि वो आ रहे हैं, और वो क्या उस सियासी मैदान के अंदर उस टीम की सरबराही करते हुए, देखिए जो बेसिकली जमात के अपने ज़ाहिर एक अपना आपको यकीन है कि नवाज शरीफ ने 21 को आना या नहीं है? मुझे यकीन अगले 2 हफ्तों के बाद आएगा। अभी नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन को देखने के बाद, क्योंकि जिस तरह से नैब मुतहरक हुई है, जिस तरह से वो केसेस जो हैं वो दोबारा से अदालतों में एक्टिवेट हो रहे हैं, या जिस तरह का एक कह लें कि एक ऐसा माहौल बन रहा है कि जिसमें एहतसाब की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो एहतसाब और इंतहाब के दरमियान जो गैप है उसके अंदर खेलना हर सियासी जमात ने किस तरह से है, ये आने वाले 2 हफ्तों में। लेकिन नवाज शरीफ का बयानिया जो है, क्या प्रोड्यूसर साहब हम वो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट चलवा सकते हैं, जनरल बाजवा वाला और वो जस्टिस एजाजुल हसन? देखिए, वो डेफिनेटली जो भी उनकी एक सख्त लाइन है, और सख्त लाइन में उन्होंने क्लैरिटी अपनी पार्टी को दी है कि ये मेरे आने की जो है ना वो मतलब अपनी एक सियासी बयानिया उन्होंने खड़ा किया था, अपने ओवर्स जो है ना, कितने ओवर्स में का मैच जो है ये, इसके अंदर मैंने ये टारगेट है मेरे, और इस चीज़ को बोल्ड करना है, और इस चीज़ को मैंने क्लीन बोल्ड करना है, कैच लेना है, किस तरह का मेरी परफॉर्मेंस होनी है। लेकिन एक अहम बात जो है मलिक साहब, जो भी हालात सूरत हाल हो या इनके फैसले जो उस पर इम्पैक्ट क्या होता है, वो इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और हिस्ट्री है। एस्टेब्लिशमेंट से रद्द-ए-अमल नहीं आएगा जनरल बाज या जस्टिस एजाजुल हसन के ऊपर, वो कहेंगे कि मैंने इनको कुटहरे में लाना है, तो जनरल मुशर्रफ वाला तजर्बा हमारे सामने मौजूद है कि क्या हुआ था। मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब ने ये जो टाइम पाकिस्तान से बाहर गुजारा है, बहुत कुछ रीथिंक किया होगा, बहुत सारे हकायक को एनालाइज किया होगा, उन सारी चैलेंजेस को रीएवैल्यूएट किया होगा, फिर असेसमेंट करके एक अपने ग्राउंड रियलिटी बेस्ड एक हिकमत अमली बना के अपनी जमात के सामने रखी होगी, जो चंद दिन पहले आपने सुनी। लेकिन अगर वो उसका मकसद
वही हमारी नूरी नत और मौला जट की बढ़के हैं और तसादम का रास्ता है, तो फिर उसके लिए मसाइल तसादुम, ये जो लफ्ज़ आपने बोला है असल में यही वो चीज़ है जिसके लिए छोटे मियाँ साहब को वापस भेजा गया। लेकिन पहले स्टेटमेंट सुन लें। मुझे बताएं, ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? चार जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीरान को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिब निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। मैं तो कहता हूँ कि एक कत्ल का मुलजम जो है ना, जो मुजरम जो है, उससे बड़े मुजरम ये लोग हैं। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना, वो बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिल माफी नहीं है। ये नहीं कि हमें बदले की तमन्ना है, को हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश है, कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन मेरे मुल्क और कौम के साथ जो हुआ है वो मुझसे देखा नहीं जाता। अजहर जावेद साहब हमारे समा के हेड हैं, वो इस वक्त हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं लंदन से। अजहर, बताइएगा कि शहबाज शरीफ की फौरी वापसी, अभी वो मुश्किल से एक जहाज़ से उतरे थे तो अगले की टिकट कटवाई है उन्होंने, क्या वजूहात हुई कि दोबारा उनको बुलाना पड़ गया लंदन? जी देखें, शहबाज शरीफ साहब काफ़ी अरसा यहाँ पे रहे और तकरीबन उसके तमाम मामलात में, ख़ासतौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से जो महीने का पहले उन्होंने ऐलान किया, फिर तारीख का ऐलान किया और तमाम मामलात को वो निपटा के पाकिस्तान गए थे। जो अब मंडे की तकरीर है मियाँ नवाज शरीफ की, उसको लेके अगर ये कहा जा रहा है कि मामलात खराब है, तो मेरा ख्याल है कि एग्जैजरेशन थोड़ी सी इस लिहाज से होगी कि मियाँ नवाज शरीफ का ये बयानिया तो बड़ी देर से इसी तरह ही है। हम गुज़िश्ता 3-3.5 साल से जब भी उनसे मिलते हैं, जुमे को भी मुलाकात होती है और भी दिनों में, तो वो तो जनरल बाजवा और फैज का नाम उसी वक्त से ले रहे हैं। जनरल जो बाकी जनरल जो साकिब निसार साहब हैं, दूसरे जजेज हैं। जारी बात है, इस क्योंकि पहली दफा बड़ी देर के बाद मियाँ साहब बोले हैं उसका, और उन्होंने खुल के बोले हैं, और जो उन्होंने कहा कि जो नाम लिए और बाजवा साहब, फैज साहब और साकिब निसार और जैसे एजाजुल हसन, एक कंसर्न तो होगा। लेकिन अगर सिर्फ ये कहा जाए कि इस मसले के लिए शहबाज शरीफ आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ठीक नहीं होगा। मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक, क्योंकि आज ऐलान हो गया है इलेक्शन का भी, और शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए थे उस वक्त ये ऐलान नहीं हुआ था, तो इसीलिए उनको बुलाया गया है। और मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी आ रहे हैं, मरीम नवाज साहबा भी यहाँ पे है। तो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े अहम दरपेश जो चैलेंजेस हैं वो आइंदा इलेक्शन और खासतौर पर नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तमाम लोगों को इकट्ठा अजहर, जो लाना, नवाज शरीफ माजी में जनरल बाजवा या जनरल फैज़ का नाम लेते थे, वो जब ये गुजरांवाला के जलसे में उन्होंने लेना शुरू किया था, उसके बाद जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर तो पूरी नून लीग ने उनको वोट डाला था और आखिरी दम तक शहबाज शरीफ लंदन जाके उनकी एक दफ़ा दोबारा एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ को कायल कर रहे थे। जब जनरल आसिम की तैनाती हुई है तो नवाज शरीफ ने लेकिन स्टैंड लिया कि नहीं, जनरल आसिम की तैनाती होगी, एक्सटेंशन और नहीं होगी। ये बातें सबको पता है जो आपने अभी दोहराई हैं, लेकिन ये बयानिया शायद कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि नवाज शरीफ इस बयानिया के ऊपर इलेक्शन में जाना चाहेंगे कि जनरल बाजवा और फैज़ और जस्टिस एजाजुल हसन का एहतसाब होगा। ये एहतसाब इज़ समथिंग डिफरेंट। ये जनरल मुशर्रफ वाला वो वाक़या आपको जहन में होगा, वो किस तरीके से वो उनको रेस्ट हाउस पहुँचाया गया, किस तरीके से अदालत जाते जाते वो आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चले गए, फिर वहाँ से बाहर चले गए, वो एहतसाब आगे नहीं चला। तो अभी भी वो चीज़ आगे चल नहीं सकती। यू नो इट वेरी वेल कि इट्स नॉट डूएबल इन पाकिस्तान। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो बयानी है ये आप लोगों के लिए या पाकिस्तान में लोगों के लिए नया होगा, लेकिन जो रेगुलर उनसे मिल रहे हैं, जो रेगुलर बात करते हैं उनसे, उनके लिए नया नहीं है। बल्कि गुज़िश्ता जुमे को अता तारड़ साहब भी वहीं पे मौजूद थे, और उससे पहले भी जो लोग आते हैं तो वो तो खुलेआम उन्होंने बात उस वक्त भी की थी। तो मियाँ नवाज शरीफ का ये बयानिया 3.5 साल पहले भी यही था, बाजवा साहब के हवाले से, फैज साहब के हवाले से, और बड़ा क्लियर था। उन्होंने एक दिन के लिए भी जनरल बाजवा या फैज को इस मामले से अलहदा नहीं किया, उन्होंने साकिब निसार साहब को इस मामले से अलहदा नहीं किया, और दूसरे जजेस को नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल पता है कि मियाँ नवाज शरीफ का क्या बयानी है, और उनको बिल्कुल उस बारे में जो गुज़िश्ता 1 महीने में उनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें ये बड़ी खुल के बात होती रही है। तो ये कहना कि इस बयानिए को लेके, सिर्फ इस बयानिए को लेके कोई इस्तराब है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो कुछ पार्ट होगा, लेकिन मुस्तकिल उसके अलावा नहीं होगा। इसके अलावा नवाज शरीफ या मियां नून लीग के पास अब और है क्या? बहुत सारे मामलात हैं जिसको अब इलेक्शन कैंपेन में जाना है इन्होंने। महंगाई की वजह से मामलात काफी सीरियस है। अब 2 चीजें हैं जो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ने जा रही है। 2013 से
2017 तक की कारकर्दगी और 2017 में मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ हुआ उसका वो बयान करेंगे। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये खुलकर बयान होगा। अभी तो एक तकरीर हुई है, आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ लंदन में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, जिसमें वो पाकिस्तान वापसी से पहले खुल के रखेंगे कि उनके साथ हुआ क्या, किसने किया। इससे ज्यादा बातें आएंगी। अजहर, जो वापसी है वो 21 अक्टूबर वो कंफर्म है? वापसी 21 अक्टूबर कंफर्म है? जी बिल्कुल, 21 अक्टूबर कंफर्म है और मेरी इतलात के मुताबिक जो फ्लाइट अरेंजमेंट्स हैं वो हो चुकी हैं। इसके अलावा एक और अभी सजेशन आई है कि एक चार्टर प्लेन किया जाए। इवन जो टिकट्स हैं जो जो मियां नवाज शरीफ और उनका डेलीगेशन है वो भी हो चुका है। और दूसरा जो उनकी पूरी ट्रैवल अटर्नरी है वो रेडी हो चुकी है। और नवाज शरीफ, इसमें कोई अब शुबा नहीं है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को नहीं आएंगे, वो आएंगे। आज भी उनकी जो ऑफिस में मसरूफियात रही और हर उसके हवाले से ये बड़ा लेक है, क्योंकि वो अब रिवाइवल मुस्लिम लीग नून है। अजहर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आप फोक्तन इस इशू पे अपडेट लेते रहेंगे। तारड़ साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। जो आपने कहा कि वहाँ लीगल ओपिनियन भी ली गई नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर। नवाज शरीफ जेल से इलाज की गर्ज से गए थे, 4 साल वापस नहीं आए। एक यहाँ पर जो बहुत से लीगल माइंड्स हैं उनकी राय है कि नवाज शरीफ को वापस जेल जाना है और जेल से वापसी पे अदालत दरख्वास्त देंगे, फिर उनकी बेल एप्लीकेशन कंसिडर की जा सकती है, उसका बगैर कंसिडर नहीं की जा सकती। एक तो अजहर जावेद साहब ने मेरी बातों को एंडोर्स किया। शहबाज शरीफ साहब गए हैं मशावरत के लिए जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनके ऊपर, और वापसी भी उन्होंने बेयर मी आउट किया। मेरा आप दोनों से इत्तेफाक नहीं है, लेकिन अच्छा, आप ठीक कह रहे हैं तो ठीक है। आपकी अपनी राय है, मुकद्दम है, मोहतरम है। जो लीगल मामलात हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। देखिए, मेडिकल ग्राउंड्स पे गए थे क्योंकि यहाँ पे जेलें जो हैं वो कंट्रोल होती थी वज़ीर आज़म हाउस से। एक शहजाद अकबर नामी आदमी जो नॉन पॉलिटिकल और नॉन इलेक्टेबल लोग थे, उन्होंने खान साहब को घेरा हुआ था। आज वो सारे बाहर हैं, शहजाद अकबर भी बाहर है, शहबाज गिल भी बाहर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की तबाही में अपना किरदार अदा किया है, क्योंकि इन्होंने, ये अवाम से नहीं आए थे, इनका मट्टी से कोई लगाव नहीं था, ये गली मोहल्लों में कभी वोट नहीं मांगे, इनको पता नहीं था कि सियासत होती क्या है। उन लोगों ने जेलें कंट्रोल की। हालांकि जेलें जो हैं वो पंजाब के भी होम डिपार्टमेंट का आगे प्रिजन डिपार्टमेंट है, दवाई नहीं पहुंचने दी, डॉक्टर को नहीं मिलने दिया। नवाज शरीफ वापसी पे जेल जाएंगे? नवाज शरीफ, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि वो जेल ना जाए वापसी पे, लेकिन कभी इम्कान है कि जाएंगे, जाके देखिए उसके दरखास्त जमानत दे सकते हैं। दरखास्त जमानत दे सकते हैं। उसमें एक बेल जो है जो ग्रांट हुई थी वो हमारी एक हॉस्टाइल, हमारी मुखालिफ सियासी जमात ने उसको कैंसिल किया। पंजाब गवर्नमेंट में खुद पेश होता रहा बतौर वकील, वो दरखास्त लेके मैं, तो मेरी तो ख्वाहिश है बतौर वकील कि उनको जेल ना जाना पड़े। और इस पे अनप्रेसिडेंटेड होगा अगर ऐसा होगा। नहीं, ऐसा होता रहा है। आप देखें, जो एब्सकॉन्डर्स के हवाले से कानून डेवलप हुआ है कि जब वो वापस आएँ और कानून का सामना करें तो उसमें कई प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, इस पर बहस की जा सकती है, मगर मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी इस चीज़ में। फिरदौस बीबी से पूछते हैं, 2 इशूज़ नवाज शरीफ के लिए बहुत भारी हैं। एक तो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच का फैसला मौजूद है कि जहांगीर तरीन के ऊपर भी वही फैसले का इतलाक होता है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। वो सुप्रीम कोर्ट ही हटा सकती है। लॉ इन्होंने अमेंड किया था PDM की हुकूमत में, उससे वो तब्दीली नहीं आ सकती। दूसरा, वापसी पे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो चाहे जितनी मर्जी कंट्रोवर्शियल वो जजमेंट हो, लेकिन एक अदालती फैसला है, तो जेल जाना पड़ेगा। आपकी राय क्या है? देखिए, पहले क्वेश्चन में जो कानूनी और आईनी पहलू हैं उसमें एक पार्लियामेंट की सुपरमेसी और जो इख्तियार था अमेंडमेंट्स करके किसी भी कानून के अंदर तब्दीली करने का, वो उस पार्लियामेंट ने एक्सरसाइज किया। अब उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या अगला उसको एक फैसला असल में सुप्रीम कोर्ट का घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट जाएगा उसके ऊपर, क्या उस पर कानूनी लायामल बनता है वो वक्त फैसला करेगा और कानून उसमें अपना रास्ता अख्तियार करेगा। जो मियाँ साहब के जेल जाने का इशू है, देखिए मैं समझती हूँ कि मियाँ साहब को सबसे पहले एक सियासी लीडर होते हुए और एक वो जमात जो उनके नाम से कायम है, मुस्लिम लीग नवाज, तो उन्हें जेल से खौफजदा नहीं होना चाहिए और जेल में बल्कि ललकार के ये कहना चाहिए कि भी अगर कानून में, आइन में किसी जगह भी मैं मतलूब हूँ और मेरे मेरी कानून की वो जो रिक्वायरमेंट है मेरी गिरफ्तारी के साथ जुड़ी है, तो मैं उस प्रोसेस से भी गुजरने के लिए तैयार हूँ। और मैं हर तरह से, यानी वो जो एक पब्लिक परसेप्शन है ना कि मियाँ साहब जेल से खौफजदा हैं या कैद से खौफजदा हैं या इसलिए बाहर बैठे हुए थे कि वो दोबारा से जेल नहीं जाना चाहते, ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ है कि भाई आप
किसी भी सियासी इंडिविजुअल के लिए या कारकुन या लीडर के लिए कि वो किसी ऐसे केस के अंदर वो अंदर जाए जिसके लिए अपने कुछ क्वेश्चन मार्क्स हों, लेकिन जिस कानून के तहत उनको सज़ा मिली हुई है वो सज़ा याफ्ता है, तो वापस आते हुए फिर वो कानून उनके लिए रिलैक्स नहीं हो सकता। ये एक आईनी और कानूनी बहस मेरी राय में उनका कद उससे बड़ा होगा। अगर वो डायरेक्ट आके अपने ड्राइंग रूम में बैठेंगे तो सियासी तौर पे उनको चैलेंजेस पब्लिक के सामने परसेप्शन के आएंगे, पूरे लीगल सिस्टम के लिए भी ये डुएबल नहीं होगा। और अगर वो जेल जाके बेल लेके वापस आते हैं तो वो सियासी तौर पे उनका कद जो है बड़ा होगा कि भी उन्होंने कानूनी रास्ता अख्तियार किया, उन्होंने कोई अपनी राहदारी ऐसी यूज नहीं की जहां से उनको सहूलतकारी की खुशबू या बू आए। को सजा तो दी गई थी जो है वो तारीख के, हमारी तारीख के जो बदतरीन चंद एक फैसले हैं ना अदालती तारीख के, उनमें से एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के बेंच में मौजूद चंद लोगों ने, मैं सबका नाम नहीं लेता, लेकिन बड़ा मनफी रोल अदा किया। जज अरशद मलिक की जिस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग की गई थी उसको बाकायदा एक वीडियो के ऊपर ब्लैकमेल किया गया था। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, 30 साल पुरानी उसकी वीडियो थी। इन लोगों ने भी, मियाँ साहब के बच्चों ने भी उस वीडियो की कॉपी हासिल की, लेकिन जो तगड़े लोग थे उन्होंने उस कॉपी का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किया और नवाज शरीफ को सजा दिलवा दी। वो जजमेंट सेटिसाइड हो जानी है, वो रह नहीं सकती। देखिए बात ये है, मेरा एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं ये देखती हूँ कि सियासत के अंदर अप्स एंड डाउन्स इस मुल्क में आते रहे। यहाँ जेलों में लोग गए भी, सजाएं भी हुई, फिर वापस ईवान इक़्तिदार के वानों में भी गए, और मियाँ साहब की अपनी मिसालें आपके सामने, अब उनकी फैमिली की मिसालें अपने सामने। केस के अंदर जो भी विक्टिमाइजेशन हुई या किसी जगह मैंने जो है मैनोवरिंग हुई या इनके बकौल मैनिपुलेशन हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कानून उसको स्पेस देता है। जो करने वाले थे वो अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। नहीं, कुछ को बताना चाहते हैं मियाँ साहब, उनको बचाना चाहते हैं। ब्रेक आ गया, ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एहतसाब, डॉक्टर साहबा, कौन कौन सजा पाएगा इस एहतसाब के अमल में? देखिए ये तो मैं तो कोई ना मेरे पे कोई वही नाज़िल होती है नाउज़ुबिल्लाह, और ना मैं कोई प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, लेकिन जो केसेस ऑलरेडी कोर्ट्स के अंदर अंडर प्रोसेस थे उनको देखते हुए वो लिस्ट जो है वो ये तो आपको ज़रूर करनी चाहिए कि अगर पहले कोई विक्टिमाइजेशन हो रही थी तब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और अगर कोई गुनाहगार है तो उसे स्पेस नहीं मिलनी चाहिए, और अगर कोई बेगुनाह है तो उसको तंग नहीं होना चाहिए। देखिए बड़े बड़े सियासी नाम आप देखें ना, आसिफ जरदारी से और शहबाज शरीफ से शुरू करें, यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज साहब, अपने कोई बंदा उसमें बाहर है नहीं है। देखिए 4-5 तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उसके अंदर शामिल। देखें ये एक रहा है अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट के मैनोवरिंग और इंजीनियरिंग की फैक्ट्री नैब बनी रही, लेकिन पॉलिटिकल मैनोवरिंग एंड इंजीनियरिंग, लेकिन वो केसेस जो एग्जिस्ट करते हैं और वो अमेंडमेंट्स जो की गई वो स्ट्राइक डाउन हो गई, टिल द टाइम उस पर दोबारा कोई इंट्रा कोर्ट अपील करके कोई नया वर्डिक्ट नहीं आता, वो केसेस तो इंटैक्ट हैं और वो प्रोसेस होंगे। लेकिन चूंकि इलेक्शन की डेट शीट आ गई है और वो रट्टा लगा के जो गैस पेपर पे इलेक्शन लड़ने वाला जो प्रोसेस है वो तो अब नहीं होना, अब तो अवामी निसाब जिसने पढ़ना है उसी ने जीतना है। और इस सूरत हाल में इलेक्शन का बिगल बजने के बाद मैं समझती हूँ कि ये एक जो केसेस की तलवार है लीडर्स के ऊपर, ये मैटर करेगी कि किस तरह से वो सियासी माहौल क्या बनता है। और अपनी कानूनी बहुत से लोगों का ख्याल ये है, जरदारी साहब के ऊपर वो बशीर मेमन ने रिपोर्ट बनाई थी, बड़ी जानदार रिपोर्ट थी वो, जो फेक अकाउंट्स वाली कहानी थी, कि इस तरह के अगर लोग नैब की जद में आ गए और पकड़े गए, सजा का अमल शुरू हो गया, तो बड़े बड़े सियासी जो खिलाड़ी हैं ना वो कुछ हाथी मैदान से बाहर हो सकते हैं। आपको ऐसा है अंदेशा? देखिए नैब की जो तरमीम है उनको अगर पूरा रिस्टोर कर दिया जाता और आ दी जाती हैं और वो जो ओरिजिनल ऑर्डिनेंस था उसको बहाल कर दिया जाता तो लाडले का बहुत नुकसान होता, अभी भी हो रहा है, मगर वो 90 दिन का रिमांड आ जाता, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ज़रा आसान हो जाता, वो नहीं किया गया। बंदयाल साहब एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ ये काम करके गए। इवन देन मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, खबर बन गई है कि जी केसेस आ गए, आज पूरा दिन मीडिया की कैमरास दिखाते रहे हैं कि जी वो वैन्स के अंदर जो है वो दर्जनों फाइलें जा रही हैं, कोर्टों में जमा हो रही हैं। देखिए इन फाइलों के अंदर क्या है, इनके अंदर ज़्यादातर सियासी इंतकाम पर मबनी
और जो इमरान खान साहब की विक्टिमाइजेशन थी उस पर मबनी केसेस हैं। इनका अंजाम वही है जो बाकी केसेस का हुआ था। ये इंशाल्लाह अक्विटल में रिजल्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा संजीदा केस है जिससे प्रेजेंट जो अभी सेटअप है ये जो बात आप सारी सही नहीं कह रहे। जरदारी साहब के ऊपर फेक अकाउंट्स की तहकीकात जो थी चौधरी निसार के ज़माने से शुरू हुई। जी ठीक है, कुछ पुराने केसेस भी हैं इसमें, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह राजा रहे हैं। परवेज अशरफ के ऊपर मगर रेंटल पावर वो वाला जो रेंटल पावर वाला था बिल्कुल ठीक है, उस दौर का शुरू हुआ है। ये वो केस हैं जो कमजोर नहीं। इस तरह जो शहबाज शरीफ के ऊपर 26 अरब रुपए वाला केस है वो देखे ना, चौधरी शुगर मिल, ये पैसा घूम के आया हुआ है, टैक्स एवेजन का केस है। नहीं वो सेपरेट है। जो आप कह रहे हैं ना रमजान शुगर मिल गंदा नाला केस है, एक वो तो दो अलग केस है। एसेट्स वाला केस है ना, वो तो मेरिट गंदा नाला वाला अलग केस नहीं, उस पे तो मेरिट पे बैरियत हुई ना, वो तो अक्विटल वो तो अभी पता चलेगा ना, वो मेरिट अपील दायर होगी तो पता चलेगा। चलिए वो अब देखते हैं कि अपील उसकी दायर होगी। शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाइक साहब। सर ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर, क्योंकि वो जेल से गए थे बाहर इलाज करवाने की गर्ज, वो दोबारा जेल जाएंगे या वो सीधे आएंगे और जलसा मीनार पाकिस्तान से खिताब फरमाएंगे, क्या होगा? देखिए उसमें प्रोविजन ये है कि अगर उनकी फैमिली का कोई मेंबर एक पिटिशन फाइल करता है और उनको वो बेल बिफोर अरेस्ट की एग्जामिशन मिल जाती है तो उस सूरत में वो बच जाएंगे, जेल तो नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे लेकिन इमीडिएटली नहीं जाएंगे। वो हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। तो लेकिन आप कह रहे हैं बाद में जाएंगे, जेल जाके उन्हें हतमी जमानत के लिए दरखास्त दायर करनी हाँ, शुरू में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर पहले से वो प्रिकॉशन लेते हैं और उनकी फैमिली के मेंबर कोई वो फाइल कर देता है पिटिशन, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये रुकावट हो सकती है। सर एक और चीज़ बताइएगा, पीडीएम ने एक लॉ अमेंड किया था डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम वाली चीज़ को तब्दील करने के लिए। उसके ऊपर हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के मामले में आई थी, और कहा गया था कि जो 62(1)(f) के नीचे नाहली है ये लाइफ टाइम है। अब उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के होते हुए, वो ऑर्डर स्टिल इन द फील्ड है, उस ऑर्डर के होते हुए क्या ये जो लॉ तब्दील किया गया उससे डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ की ख़त्म होगी या दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा? नहीं, अब देखिए काफ़ी कंफ्यूज मामला है, क्योंकि ये जो जजमेंट की थी बंडियाल साहब ने जाते जाते उसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन पैदा हो गया है, और अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जिस आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं उसका जवाब देना ज़रा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में तो मेन चीज़ अभी जो है वो ये कि उनको अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, वो तो रुक सकता है अरेस्ट करना। उसके बाद इमीडिएटली वो कोई एप्लीकेशन फाइल करेंगे और वो ये सस्पेंड कराने की कोशिश करेंगे, ये जजमेंट बाय रिव्यू और समथिंग ऑफ द सॉर्ट। कोई रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अगर फायज ईसा साहब के सामने दरखास्त आती है कि ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, ये आइन के अंदर तो लिखा नहीं हुआ, तो लॉ से हमने अमेंड कर दी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको कंसिडर कर सकती है या नहीं कंसिडर करेगी? जी ये सर्टनली कर सकती है, क्योंकि एसेंशियली आप देखें ना ये अनफेयर है कि आप सियासत में तो सब झूठ बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आप जब ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो आप जिंदगी भर के लिए उसमें ख़त्म हो गए। अल्लाह ताला भी तौबा एक्सेप्ट करता है, तो तौबा तो एक्सेप्ट होती है बासूरत। तौबा का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। ये शाइक उस्मानी का बहुत शुक्रिया आपकी राय में वज़न तारड़ साहब। वो कहते हैं तौबा का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, लेकिन उनकी भी बात से निशानदेही इस बात की होती है कि दोबारा आपको फायज ईसा साहब के सामने दरख्वास्त देनी पड़ेगी। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का जहाँ तक सवाल है, ये एक डिबेट है कि इस मुल्क में क्या पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है कि नहीं है, क्या पार्लियामान एक सुप्रीम और सॉवरेन इदारा है कि नहीं है। अगर आप मंसूर अली शाह साहब का वो डाइसेंट नोट पढ़े नैब की जजमेंट के ऊपर, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इस केस का फैसला कर सकूं। कानून साज इदारा जो कि पार्लियामान है वो एक कानून साजी कर चुके हैं जो वैलिडली पास लेजिस्लेशन है, इसलिए मैं इस पे फैसला करने से कासिर हूं। अब देखिए ना, इस तरह का भी खिलवाड़ हुआ कि वो जो रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ मदर इन लॉ वाले साहब थे, जिनको तारीख बदतरीन मुनसिफ आला के तौर पे याद करेगी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, जिसकी काजी फायज ईसा साहब आज लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसको मार्जे वजूद में आने से पहले ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा एंटिसिपेटरी ऑर्डर, अ चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर बर्थ, यानी आप पार्लियामान के उस इख्तियार को, फाइनलिटी, आपको इतनी जल्दबाजी है और इतनी उजलत है और लाडले से इतना प्यार है, और अपने जो साथ काली भेड़ें बैठी हैं, ब्लैक शीप बैठी हैं, ये नहीं कहना, चले मैं ये अल्फाज नहीं बोलेगा, ये काट उनको बचाने के लिए
आप इस तरह के एक लॉ को कलदम करार दे रहे हैं जो मार्जे वजूद में नहीं आया। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ये फैसला कर चुकी। सर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे काम किए हुए हैं जिससे पार्लियामेंट ने अपने हाथ खुद कटवाने का रोल अदा किया। 18वीं तरमीम ने आपने जजिस तैनाती का तरीकाकार तब्दील किया था। इफ्तिखार चौधरी ने डंडे के जोर के ऊपर आपसे वो तरमीम करवाई, आपको नहीं करनी चाहिए थी चाहे हुकूमत चली जाती। देखिए मैं अब ये समझता हूँ जजेस अपॉइंटमेंट में भी बड़ा स्कोप है, उसको दोबारा ठीक करने की, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। इन्होंने क्या प्लानिंग की होती है, 25-25 30-30 साल की प्लानिंग है कि इसको अब जज लगाऊंगा, जब इसकी बारी आएगी ये फलां लिस्ट देगा, 10 साल बाद फलां लिस्ट देगी, मेरा बेटा जो है वो फलां सन में जज बन जाएगा, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। 200 जाके आज तारड़ साहब इसको लगाएंगे तो कल फिरदौस भी आएंगी तो उसको लगा देंगे। ये पूरी प्लानिंग की जाती है, इन्होंने की भी है। ये बंदयाल साहब करके गए हैं, अपने बेटे के लिए भी बंदयाल का नाम बाकी भी लोग करके गए हैं। अगली 50-50 साल की प्लानिंग है, अगली नस्लों की प्लानिंग है, इसको भी दुरुस्त करना है केस मैनेजमेंट सिस्टम को। मगर देखें जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो, नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो, पार्लियामान फैसला कर चुकी, मेरा नहीं ख्याल। और देखें पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी अपनी जगह, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी तो है ना, जुडिशरी का रोल अपना है, एग्जीक्यूटिव का अपना है, लेजिस्लेचर का अपना है। अच्छा, तो मैंने इंटरफेरेंस की गुंजाइश नहीं है। एक इंटरव्यू किया था जहांगीर तरीन साहब का, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन जो थी ना वो एक बैलेंसिंग एक्ट था। शायद हमारे पास उनका शॉर्ट भी पड़ा हो, किसी वक्त चलाऊंगा। मैंने पूछा बैलेंसिंग एक्ट क्या था, तो उन्होंने कहा उधर से नवाज शरीफ होया हुआ था, इधर से इमरान को तो कर नहीं थे सकते क्योंकि इमरान को लाना था मैदान में, तो बैलेंसिंग एक्ट में मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, सो अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल आप नदीम साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये एक जानबूझ के वो विक्टिमाइजेशन थी या बैलेंसिंग एक्ट जिसको आप कह रहे हैं, ये वो कुर्बानी थी जो एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए जहांगीर तरीन साहब ने दी। और ये जानते हुए कि क्यों हो रहा है, किस के लिए हो रहा है, तो उन्होंने पार्टी के वसी तर मुफाद में अपनी गर्दन भी पेश की और ज़बा हुए और उफ भी नहीं किया। तो ये एक नाइंसाफ़ी थी, ज़्यादती थी, लेकिन इसको अब रेटिफाई होना चाहिए। कानून ने कर दिया, अदालतों को भी इस पर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेना चाहिए और पार्लियामेंट की सुपरमेसी में छेड़खानी नहीं करनी आपकी चाहिए। इलेक्शन से क्या तवक्कुआत हैं? इलेक्शन होंगे, काबिल कबूल होंगे, कौन जीतेगा? PMLN वाले आस उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि इनकी बारी आ रही है, क्या इनकी उम्मीद पूरी होगी, क्या होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि जो इनका वोट को इज्जत दो का बयानिया था, अब वो तो शहादत हो चुकी है, फौत हो चुका है, जी वफात पा चुका है। अब उस बयानिए को हम जिंदा करने जा रहे हैं कि वोट को नहीं, वोटर को इज्जत दो। अगर वोटर को इज्जत मिलेगी तो वोट ऑटोमेटिकली बाइस से इज्जत होगा। और अगर वोटर जो है वो बिजली के बिलों में जकड़ा जाएगा, अगर वोटर जो है वो महंगाई के शिकंजे में इस तरह कस दिया जाएगा, और वोटर जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान की जो पेट्रोल बम गिरा गिरा के उसकी जीने की जो सकत और हिम्मत है वो छीन ली जाएगी, तो फिर वोटर जो है अल्टीमेटली वो किसी सूरत भी PMLN हो या वो अलायंस में PDM समेत वो जमातें जो 16 माह में तल्ख फैसले करके गई, उसकी एक कीमत है जो हमें अदा करनी पड़ेगी, सबको अदा करनी पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त जो पब्लिक का मूड और शहबाज शरीफ की जो 16 महीने की हुकूमत थी उसने नून लीग को पंजाब में फ़ायदा दिया या नुकसान पहुंचाया? देखिए हमेशा जो पंजाब जीता PMLN ने, उसमें डेफिनेटली शहबाज शरीफ का रोल रहा, क्योंकि वफाक की 65% पंजाब है आपका पाकिस्तान का, तो वहाँ ग्रास रूट लेवल पे जो पंजाब में परफॉर्मेंस होती है उसको कैश कराता रहा वफाक, और मियाँ साहब की फेस वैल्यू उसके साथ जुड़ के 16 माह। अब जो एक शहबाज शरीफ साहब का 16 माह कंडक्ट रहा है, लोग मायूस हुए। अल्टीमेटली वो परफॉर्मेंस और जो चैलेंजेस उसके पीछे छुपे हुए थे, सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम PTI के अंदर होते हुए हमें इस बात का पता था कि ये बारूदी सुरंगें जो हैं वो खान साहब बिछा के गए थे। कभी आपने सुना किसी डेवलप्ड डेमोक्रेसी में भी कि, और जिन मुल्कों का पर कैपिटा इनकम हमसे कई लाखों गुना ज़्यादा है, कि वो प्राडो वाले को भी 100 रुपया सब्सिडी दे दे पेट्रोल पे और मोटरसाइकिल वाले को भी 100 रुपया दे दे। तो वो हमारी गलत पॉलिसीज़ जो उस वक्त PTI गवर्नमेंट की थी, अल्टीमेटली वो सर्कुलर डेट को बढ़ाने का बायस बनी, वो फिजिकल स्पेस को श्रिंक कर गई। इन्होंने अपना बयानिया जो था, जो ये बना सकते थे, इनकी नलायकी और नाहली की वो दास्तान ये थी कि अपने डिफेंस में भी ये
कुछ ना कह सके और सारा बोझ इनके कंधों पे आया। इनका वोटर जो है निचली सतह पे दब गया, खामोश हो गया, डिसहार्ट हो गया और पिस गया। और अल्टीमेटली उसका बेनिफिट जो है, जाहिर है फिर जब वोटर मायूस होता है तो आपको अल्टरनेटिव की स्ट्रेटेजी देनी पड़ती है। वो अल्टरनेटिव स्पेस आईपीपी इंशाल्लाह ऑक्युपाई करेगी। अब दुआ मांगे, आप दुआ मांगे इस काम के लिए कि ऑल्टरनेट आप बन जाए। उसकी वजह है ना कि पब्लिक जो है, तारड़ साहब को भी पता है कि नीचे जो है परफॉर्मेंस मांगती है। 16 माह की हुकूमत बहुत भारी परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी रही, पेट्रोल ऊपर गया, रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले में, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी इलेक्शन में? देखिए, इसको स्टैंड अलोन 16 माह को देखना ना, ये मेरा ख्याल है थोड़ी ज्यादती होगी। अगर एनालिसिस आपने ठीक करना है तो हम जब 2013 में आए तो 18-18 घंटे लोड शेडिंग थी। जो हालात थे 18 में हम एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के गए। सीपैक फुली रनिंग था, तेजी से भाग रहा था, डॉलर जो था वो 110-115 के ऊपर था, पेट्रोल जो था वो भी तकरीबन 100 के ऊपर था, बिजली सस्ती थी, 12 से 18 यूनिट के दरमियान 13 और 18 के बयाने के ऊपर आपसे इलेक्शन नहीं आपको 16 माह पे लड़ना पड़ेगा। मेरा आर्गुमेंट क्या है? मैं जवाब दे दूं तारड़ साहब प्लीज, चूंकि इसको ना लेके जाएं पब्लिक में, क्योंकि जो उस वक्त बिजली बनाने के मुआहदे जो है या कारखाने लगाए थे आप लोगों ने, ये कैपेसिटी चार्जेस जिसकी जद में आज अवाम है, ये उसी की कारस्तानी है। वो बताता हूं ना, उस पे और आज टैरिफ जो इस तरफ जा रहा है, इमरान साहब ने नेगोशिएट करना चंद इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो नेपरा के थ्रू नई लगने वाली इंडस्ट्री भी उसमें शामिल की गई, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं इस मुल्क के, उनको जो टैरिफ दिया गया आम आदमी का जो है उस पे बिजली गिरा के, वो भी तो बीच में आता है ना। हमने ये बातें समझ में नहीं आनी लोगों को। मैं नहीं, मेरी लोग ये पूछेंगे कि वो बिल दे सकते हैं अपने घर का? मेरी गुजारिश ये है कि हम 4 साल के अंदर इन्होंने मुल्क को तबाह किया, हम एक खस्ता बस्ता पाकिस्तान छोड़ के गए थे। अब हमने क्या किया? हम अगर ये 16 माह के लिए ना आते, और ये ठीक कह रही है डॉक्टर साहबा, बारूदी सुंगे बिछा के गए, दुनिया में तेल की कीमतें इंक्रीज हो रही हैं, यहां पे सब्सिडी अरबों रुपए की दे गए और अक्रॉस द बोर्ड दे गए। लेकिन आप अपना बयानिया नहीं बना सके ना। प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिकल कॉस्ट में पे करनी नहीं, हमने आके बिल्कुल इक़्तिदार का तौक था, हमने पहना है। क्यों पहना है? अगर डिफॉल्ट हो जाता नदीम मलिक साहब, तो यहाँ पे जब डॉलर 500 पे जाता, इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद होती और यहाँ पे इंडस्ट्री बंद होती, एक्सपोर्ट बंद हो जाती, एलसीआं ना खुलती, बैंकों के बाहर लाइनें लगी होती, एक तबाही का मंजर होता। उस मंजर से बचने के लिए अगर पॉलिटिकल कॉस्ट पे किया तो ठीक किया। सर आपके बगैर भी वो भाई लोग हमारे डॉलर को ठीक ठाक करें। 292 ब्याज ले उसी के सम्राट 2-3 महीने, उसी के सम्राट 2-3 महीनों में अगर उन्होंने 10-20 रुपए और ठीक कर दिया गया, उसी के सम्राट है। आपकी ग्राउंड खराब हो जानी है, मैं बता रहा हूँ। अगर उन्होंने 15-20 रुपए और ठीक कर दिया, ये नहीं होना था। उसी के सम्राट जिस जो है वो जनरल कमर जवेद बाजवा को मियां साहब वहां पे बैठ के ललकार रहे हैं, ये डिफॉल्ट होने के जितने भी मराहल और प्रोसेस थे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का, वो एक रोल और सपोर्ट और ओनरशिप उन्होंने ली हुई थी और लीड कर रहे थे उस वक्त भी। अब जनरल बाजवा की आप हमायत कर रही हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये एक प्रोसेस था जो उन्होंने किया, ये प्रोसेस था जो पहले से शुरू हुआ था और जिसको टेक ओवर आके जनरल आसिम मुनीर ने किया। और फिर आज के दौर में जो काम अब हो रहा है, इनको किसने रोका था जी 16 माह? क्या आप स्मगलिंग को ना रोके? आप डॉलर्स का वो जो माफिया है, जो गैंग्स है, जो होर्डिंग कर रहे थे, उन पे हाथ ना डाले। वो करेंसी डीलर्स जो है उनको आप पूछे बगैर चाय नहीं पीता, आप कह रही हैं स्मगलिंग के खिलाफ? नहीं, देखिए ना, ऐसे नहीं है ना। आपको एज अ गवर्नमेंट जो आपका फेस है उसने पे करना है। आपका शो है ना। मेरा एक सवाल है, बिल्कुल एंड पे परफॉर्मेंस जो है वो आप एक सवाल है, अगर बाकी जो अगर को पीछे बैठा है उसका प्रोड्यूसर का लोगों को नहीं पता, लोगों को आपका पता है कि आप जनाब 292 के ऊपर ले आए हैं रुपए को डॉलर के मुकाबले में 350 से। जी। तो अगर ये हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने थोड़े से डंडे और चलाए तो ये 270-75 के ऊपर आ गया, तो फिर वो लोग पूछेंगे नहीं कि आप क्या हुकूमत कर रहे थे पीटीएम वालों से? नहीं, उसके सम्राट को डील करके थोड़ी थी पहले। मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हैं, जिस कमिटमेंट, डेडिकेशन और डिवोशन से उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को ट्रैक पर डालने के लिए हर वो चीज़ की है
जो इस वक्त ज़रूरत थी मुल्क की, अगर ये 16 माह पहले ये चीज़ हो जाती, टीम कम्बिनेशन से हो जाती, तो 16 माह पहले उन्हें कोई रोक तो नहीं था के खिलाफ कार्रवाई करें। चीनी कैसे पहले भी कर लेते, चीनी जो है उसका रेट को कैसे स्मगल हो गई। भाई लोग हमारे पहले भी बॉर्डर सख्त कर देते, पहले उन्हें कोई मना कर नहीं होती है, पॉलिटिकल लीड होती है। क्लोजिंग देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा सिविल मिलिट्री बैलेंस था जिसकी वजह से जो अचीव हुआ सो हुआ, और उसी के समरात है कि आज कंट्रोल जो है वो बेहतर हुआ है। चीनी का क्राइसिस बाद में, और हम कहते रहे कि कंट्रोल आपके जाने के बाद वैसे बेहतर हुआ। IMF की डील के बगैर मुमकिन नहीं था। उन्होंने इंतजार किया आप जाएं, अब हम कंट्रोल करके दिखाएंगे। मुमकिन था, दूसरा चीनी को एक्सपोर्ट करने का डिसीजन ठीक था। ये बात इनकी ठीक है कि IMF ने इनको तिगनी का नाच नचाया, क्योंकि IMF को ये पता था कि जो खेल तमाशे इकोनॉमी के साथ काकड़ के साथ MD IMF बड़ा खुश बातें कर रही थी। शहबाज शरीफ को बेचारे को हाथ जोड़ने पड़े प्रोग्राम काकड़ के साथ, बड़ा खुश। उन्होंने कहा कि मैंने नाक रगड़ी है। तो ये अनफॉर्चुनेटली अब आगे का जो हमारा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब, तारड़ साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।